नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट। हर्ष, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल रूल? हर्ष ने कहा, गुरुजी दैत शासन किसे कहते हैं? आंसर में टीचर ने कहा, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उसकी सुरक्षा का अधिकार मिल गया, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी। इस प्रकार मुगल सम्राट अंग्रेजों के आश्रित हो गए। गुंजन ने पूछा, गुरुजी वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? गुरुजी ने इसका आंसर दिया, इसके पहले किसानों को राजस्व लगान की वसूली फसलें की उपज के रूप में दिया जाता था। अब अंग्रेज भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। कम कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू किया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उसमें से एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी दोनों आपस में कर्मचारियों ने बंगाल के किसान का बहुत शोषण किया। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वारेन हास्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, जो कि अंग्रेज था। अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। केजू ने पूछा, सर, आफ्टर टॉकिंग चार्ज गवर्नमेंट जनरल, व्हाट डिड वार्नर हेस्टिंग डू फॉर बंगाल? केजू ने पूछता है कि गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग ने कौन कौन से कार्य किए। दैट आंसर में कहते हैं डेस्टिन टीचर ने कहा कि अब हेस्टिंग ने अपने भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसने अवध, मैसूर, मराठों आदि देशी राज्यों के साथ समय अनुसार दोस्ती, युद्ध एवं संधि की नीति अपनाई। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वही मैसूर शासक हैदर अली से युद्ध कर संधि किया। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 टू 1669 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। संधि के प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना प्रमुख था। नाउ द स्टूडेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रीटी। संधि की शर्तें। संधि की क्या क्या शर्तें थे? तो इट फर्स्ट था डियर स्टूडेंट, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य को अपने पास अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। एंड सेकंड स्टूडेंट, टू रिमूव यूरोपियन सोल्जर अदर देन इंग्लिश फ्रॉम द एनिमी। अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। एंड थर्ड स्टूडेंट, एक अंग्रेज रेजिडेंट प्रतिनिधि रखना आवश्यक था, जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे। नंबर 4, अन्य देशों से कूटनीति संधि करने से पहले अंग्रेज से अनुमति लेना जरूरी था। एंड नंबर 5, कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था। वेलेल्जी ने अपनी सहायक संधि की क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से, फिर अवध के बनाव से किया। जब उसने मैसूर को इसके लिए बाध्य करना चाहा तो टीपू ने संधि करने से इनकार कर दिया, अतः अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। सन 1799 में चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध से बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पूर्व नाडियार शासकों को ही वापस कर दिया। उन्होंने हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना था। उसने सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसीलिए इस तरह कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि राज्यों में भी अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तुषार ने पूछा, Tushar asked, Sir, after that did English capture
होल इंडिया। तुषार पूछता है कि गुरुजी उसके बाद क्या अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया? देन आंसर में कहता है स्टूडेंट, टीचर कहते हैं नहीं, ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा व शक्ति ही शेष बची थी। उनमें पारिवारिक संघर्ष चल रहा था। वेलेल्जी ने उसका फायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा। 1802 को बेसिन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार कर ली। इधर अंग्रेजों का सिंधिया और भोसले से भी युद्ध 1802 में होना शुरू हो गया। 1802 से 1804 में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय रहे। इसी प्रकार अंग्रेजों और होलकर के बीच तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, जो कि 1804 से 1805 में हुआ। इसमें स्टूडेंट्स अंग्रेज ही विजय रहे। इसी प्रकार अंग्रेज और होलकर के बीच भी युद्ध हुआ। उन्होंने भारी नुकसान किया अंग्रेजों ने, और इसी तरह अंग्रेजों ने सिंधिया और गायकवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद आर्य ने पूछा डियर स्टूडेंट्स कि डिड ऑल स्टेट्स एग्री टू सीन द ट्रीट? फिर क्या सभी राज्यों ने उनसे इसी तरह संधि कर ली? तो गुरुजी ने कहा डियर स्टूडेंट्स कि नहीं, नो, ऐसी बात नहीं है कि इन अपमानजनक संधियों के कारण मराठों का स्वाभिमान पुनः जागने लगा। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। फलतः चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में पेशवा, होलकर एवं भोसले की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, अरब आस्क्ड सर एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी। अरबाब ने पूछा अपने टीचर से आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति को समझाइए। तो टीचर एक्सप्लेन करते हैं विलियम बेंटिक की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध के बदले शांति की अनुयायी करता था। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बेंटिक ने विशेष ध्यान दिया था। उसने सैनिक की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी की। उसने उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व वसूली करने के लिए टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित करवाया। उसने सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान दिया और प्रमुख सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और नरबलि जैसे कुप्रथाओं का उन्होंने अंत किया। उसने सन 1831 में एक कानून पास करवाया जिसमें भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की। सन 1818 तक मराठों का पतन होने के साथ ही अंग्रेजों का अधिकार पंजाब और सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था। अब तक भारत में कंपनी के सभी विरोधी समाप्त हो चुके थे, इसलिए कंपनी को प्रशासनिक तौर पर उन्हें सुधारों की ओर ध्यान का अवसर मिला। और इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। वहां के अमीर को सहायक संधि के लिए बाध्य किया गया और अंततः सिंध को अधिकार में कर लिया गया। इस तरह पंजाब राज्य भी अंग्रेजों के शासन में आ गए और 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया गया।